गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अंडर राइटिंग मास्टर क्लास के डे 2 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल जैसे हमने डे 1 पर क्या क्या सीखा, हमने सीखा कैसे अंडर राइटिंग प्रोसेस होती है। अंडर राइटिंग करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे इवेल्यूएशन होता है, कैसे आप मेडिकल अंडर राइटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट से बड़ा प्रीमियम लेकर के आ सकते हैं। सो मेडिकल अंडर राइटिंग का हमने सब कुछ कल सीखा। उसके कुछ पार्ट जो है, ठीक है, वो आज हम सीखेंगे। और आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल अंडर राइटिंग। आज हम सीखेंगे फीमेल अंडर राइटिंग, बिजनेस इंश्योरेंस में अंडर राइटिंग कैसे होता है, ठीक है, यानी कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं। और कुछ केस स्टडीज करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? और स्टार्ट करने से पहले यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैं जो कुछ सिखा रही हूँ ये करंट डेटा के अकॉर्डिंग है। आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी सुने तब उस समय का R&D जरूर कीजिए, रिसर्च जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो नियम है ये वक्त के साथ जो है बदलते रहते हैं। राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जहां पर हम रुके थे वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लगभग नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल जनरल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। राइट। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर स्टूडेंट से। और जो भी प्लान एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है, सिंगल प्रीमियम है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो उम्मीद है आप सभी अपनी नोट्स, अपनी नोटबुक, पेन, डायरी, जो भी आपने मटेरियल जहाँ पे आप नोट करते हो, नोट्स बनाते हो, वो आप लेकर के तैयार होंगे। सो बिगिन करें। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट जो है आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। तो नॉन मेडिकल, मेडिकल अंडर राइटिंग में तीन कैटेगरीज हमने देख ली: नॉन मेडिकल प्रिफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल जनरल। ठीक है। अब बात करेंगे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मेजर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो 18 टू 30 ईयर के हैं, मिनिमम 10+2 इक्विवेलेंट पढ़ाई की है, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, है ना, उन लोगों को हम मेजर स्टूडेंट के तहत इंश्योरेंस दे सकते हैं। राइट। अब इसमें मैचिंग इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो मैचिंग इंश्योरेंस माइनर लाइव्स में मांगते हैं, ठीक है। सो माइनर की केस में अगर 5 साल से अधिक की एज है तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट या प्रूफ जरूर लेना है, ठीक है। स्कूल मीन्स नॉर्मल चिल्ड्रन, राइट। यानी माइनर के केसेस में कैसा होता है, अगर थोड़ा सा भी हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यू है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आपके केस रिजेक्ट हो जाते हैं। और माइनर के केस में अगर आप एसयूसी देते हैं विदाउट पीडब्ल्यूबी 25 लाख तक और विद पीडब्ल्यूबी 50 लाख तक मैचिंग इंश्योरेंस देखा जाता है। राइट। अब मेजर स्टूडेंट का लिमिट क्या है? तो मेजर स्टूडेंट में आप वीडियो एमईआर के साथ 30 लाख तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। कितना? 30 लाख रुपीज तक का आप इंश्योरेंस मेजर स्टूडेंट्स में दे सकते हैं। विदाउट वीडियो एमईआर आप 25 लाख दे सकते हैं और विद वीडियो एमईआर 30 लाख तक का दे सकते हैं। बच्चों के केस में, यानी माइनर 17 साल से बिलो एज है ना, 17 ईयर बिलो एज है, तो आप 0 to 9 ईयर की एज तक 40 लाख तक का एसयूसी दे सकते हैं। और 10 to 17 ईयर में 15 लाख तक का एसयूसी दे सकते हैं। यानी 2 साल के बाद फिर से 15 लाख दे के आ सकते हो। राइट। उसके 2 साल बाद फिर से 15 लाख दे के आ सकते हो। ओके। सो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस लेके आ सकते हो। और वैसे भी माइनर के केस में जुवेनाइल एफएमआर होता है। किसमें क्या रिपोर्ट लगती है, मैं सारे चार्ट्स आपको भेजूंगी, आप उसे जब भी चाहिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका चाइल्ड यानी क्लाइंट चाइल्ड 0 to 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बिलो है, तो 15 लाख से अबो का सम एश्योर्ड डिवीजन जाता है। और वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेना कंपलसरी है। अगर 5 ईयर बिलो एज है, वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेना कंपलसरी है। 5 ईयर अबो एज है,
तो आपको वैक्सीनेशन रिपोर्ट और स्कूल का आई कार्ड लेना है। ठीक है, छोटा इंश्योरेंस है तो वैक्सीनेशन वहां पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्कूल आई कार्ड कंपलसरी, फी रिसिप्ट या कुछ प्रूफ आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे ही मांगेंगे। और 0 to 5 ईयर में 15 लाख से अबव आपका केस डिवीजन जाएगा। ठीक है, वो ब्रांच पे पास नहीं होगा। तो ये चीज थोड़ी आपको ध्यान रखनी है चाइल्ड के केस में। ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान भी हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम के लिए। तो सिंगल प्रीमियम के लिए दोस्तों, जैसे नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल जनरल की लिमिट तो होती ही है, राइट। साथ ही साथ सिंगल प्रीमियम के लिए एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल लिमिट होती है, राइट। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है 749 निवेश प्लस प्लान का, राइट। अब सिंगल प्रीमियम के लिए एसयूसी कैसे काउंट करते हैं, ये मैंने आपको कल सिखाया था। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा, सॉरी, एएसए कैसे काउंट करते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको फिर से सिखाती हूँ। और मैं ये भी बता दूं, जो सिंगल प्रीमियम का एसयूसी है वो क्लब नहीं होता है। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल जनरल में रेगुलर प्रीमियम में अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके साथ वो क्लब नहीं हो रहा, राइट, वो अलग ही रहेगा। ओके, तो अगर वो रेगुलर प्रीमियम में आपने उतना दे दिया तो एडिशनली आप ये दे सकते हैं, या वो पूरा लिमिट कवर करके एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम का भी क्लब करके दे सकते हैं आप, राइट। तो ये फायदा है, ये फायदा है। अभी मैं आपको यहाँ पे जस्ट मिनट एक बार फिर से सिंगल प्रीमियम का एएसए कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो जस्ट मिनट, आप सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, प्लीज इस व्हाइट बोर्ड पे आप मत लिखिएगा। सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, उम्मीद है। ओके, अब मान लो, सॉरी, मान लो मैंने प्लान किया है कि मुझे निवेश प्लस प्लान खरीदना है। ठीक है, दो दो सिनेरियो में डिस्कस करने जा रही हूँ, कल भी मैंने किए थे, एक बार फिर से आज इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैंने निवेश प्लस प्लान खरीदना है ऑप्शन 1 के साथ, ऑप्शन 2 अभी मेरे को नहीं मिलेगा, M36, ओके, 35 पे ही मिलता है। तो मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, राइट। 10 लाख के सामने LIC मुझे बीमा कितना देगी, 12.5 लैक्स, है ना, क्योंकि 1.25 गुना रिस्क कवर है, राइट। इसका एएसए क्या होगा, इसका एएसए होगा इंश्योरेंस यानी सम एश्योर्ड माइनस प्रीमियम। ठीक है, सम एश्योर्ड माइनस प्रीमियम, यानी इसका एएसए क्या होगा, 12.5 सम एश्योर्ड मिल रहा है मुझे, माइनस 10 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए हैं, यानी एक्चुअल सम एश्योर्ड हुआ 2.5 लाख, राइट। अब मेरी एज क्या है, मेरी एज है 36 ईयर, राइट। सो मेरी एज है 36 ईयर। तो एक सेकेंड, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना बीमा मिल सकता है, यहाँ पे टोटल, एक ही सेकेंड, ये मुझे व्हाइट बोर्ड कैंसिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप चार्ट देख सकते हो, तो 36 to 45 में 10 लाख तक का एएसए एक्चुअल सम एश्योर्ड प्लस यानी एसयूसी दे सकते हैं पिछले 2 साल में, जितना मैंने सिंगल प्रीमियम का खरीदा है, राइट। ये सिंगल प्रीमियम का अलग से पूरा कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 10 लाख तक एएसए कितना हो रहा है, 2.5 लाख। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो 2.5 लाख एएसए हो रहा है, यानी 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 किया तो लगभग 4 ऐसी पॉलिसी 10-10 लाख की मैं ले लूं तो मेरा कोई मेडिकल नहीं आने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ रहे हैं इस बात को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, Yes, madam. है ना। तो सिंगल प्रीमियम के लिए एक एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल लिमिट होता है, राइट, जो क्लब नहीं होता वहां पे, राइट। क्लब करना हो तो आप सिंगल प्रीमियम भी ले सकते हो और वहां का लिमिट भी यूज कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं नॉन मेडिकल जनरल में हूं तो मेरे लिए लिमिट क्या है विद एफएमआर, 20 लाख रुपए की। ठीक है,
तो 20 लाख रुपए की मेरी लिमिट है, यानी 80 लाख रुपए मैं नॉन मेडिकल स्पेशल केस में, सॉरी, नॉन मेडिकल जनरल केस में मेरा ले सकती हूँ। और प्लस 40 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम, एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम के तहत, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रीमियम मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ निवेश प्लस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? लेकिन पिछले 2 साल का सारा हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। ओके। अब ये नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम किसके लिए यूज करना है, तो आज आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की। एक ही सेकंड, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है। एक ही सेकंड, यस। ओके। तो नॉन मेडिकल में आपको किसके पास, जो आपके क्लाइंट हैं 56 से लेकर के 70 की एज के, ठीक है? आप देखो 51 से 60 की एज में आप 3 लाख तक का इंश्योरेंस दे सकते हो। यानी जो आपके क्लाइंट 51 टू 60 की एज में, स्पेसिफिकली 51 टू 60 में, 51 टू 55 तो नॉन मेडिकल जनरल में 3 लाख एफएमआर के साथ दे भी सकते हो, राइट? लेकिन जो 55 टू 60 वाला नॉन मेडिकल जनरल वाला केस है, उसे आप नहीं दे सकते ना, उसको कंपलसरी मेडिकल करवाना पड़ेगा। लेकिन उन पार्टीज का प्री रिटायरमेंट फंड, कहीं मकान बिका होगा, कहीं कुछ एफडी पड़ी होगी, उसे आप लेकर के आ सकते हो। कितना? 3 लाख एसयूसी तक, यानी 3 लाख एसयूसी। समझो कोई पार्टी 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है तो उसे बीमा मिलता है 15 लाख का। तो 15 लाख माइनस 12 लाख कितना हुआ? 3 लाख हुआ। यानी एक क्लाइंट से 12 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर के आ सकते हो आप, बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12 लाख रुपए आप एक क्लाइंट से लेकर के आते हो बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट के, राइट? और 50 क्लाइंट से, 50 क्लाइंट से आपका एमडीआरटी। आर यू गेटिंग? कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं, कोई डिवीजन वाला केस नहीं, सब कुछ ब्रांच पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया नॉन मेडिकल सिंगल को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है? सो आज से ये भी लिस्ट बनाओ अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट का कि किसकी एज 55 टू 60 के बीच में है और उसे मैं पिच कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि ऐसे लोगों को खुद का बीमा लेने में बहुत इंटरेस्ट होता है ना? सो पहले दिन से 25% का अप्रिसिएशन मिल रहा है। ओके। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम लिमिट जो आप देख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन मेडिकल अंडर स्टैंड अलोन प्लान्स, ठीक है? तो कुछ प्लान्स ऐसे हैं जैसे 735। यदि आपने मेरा यूलिप का क्लास अटेंड किया होगा, सो आई हैव टोट यू मैनी टाइम्स कि अगर मान लो क्लाइंट का नॉन मेडिकल जनरल में 20 लाख रुपए निपट गया है, ठीक है? तो एडिशनल 735 एंडोमेंट प्लस प्लान जो है, ये एक बार अगर एज 35 ईयर से बिलो है, 5 लाख तक दे सकते हो। एक ही बार दे सकते हो, 5 लाख तक दे सकते हो, ठीक है? सो दिस इज सेपरेट लिमिट अंडर दिस प्लान एंड नॉट टू बी क्लब विद एनी अदर प्लान, ठीक है? वैसे ही क्रिटिकल इलनेस राइडर वैसे एलआईसी ने हटा दिया था, लेकिन अभी बीमा लक्ष्मी में आया है, ठीक है? तो 18 टू 35 ईयर एज को आप 15 लाख तक क्रिटिकल इलनेस राइडर दे सकते हो, नॉन मेडिकल जनरल एंड नॉन मेडिकल स्पेशल, सॉरी, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड आएगा और नॉन मेडिकल स्पेशल केस में, राइट? नॉन मेडिकल जनरल में 5 लाख तक का लिमिट है। ओके। सो मेजर स्टूडेंट में 10 लाख तक का लिमिट है। सो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और क्रिटिकल इलनेस राइडर भी किसी के साथ क्लब नहीं होता है। एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान्स, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान्स 943 944, यानी जो आ, हमारे क्या बोलते हैं, आधारशिला और आधार स्तंभ थे, ठीक है? इसके अलावा एन्युइटी प्लान्स जैसे 856 सरल जीवन बीमा,
857 जीवन अक्षय, जीवन शांति, ठीक है। स्मार्ट पेंशन अभी है, 867 पेंशन प्लस प्लान है। इसमें कोई भी मेडिकल नहीं आता है फ्रेंड्स, राइट। और 768 जीवन आजाद प्लान है, ये भी एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है। और इसकी लिमिट 5 लाख रुपए की है। ये प्रीवियस लिमिट जो चल रही थी आधार स्तंभ और आधारशिला की 8 to 17, 5 लाख, और 18 to 55, 3 लाख तक स्टैंडर्ड एज प्रूफ के साथ विदाउट एनी मेडिकल आप दे सकते थे। सो ये सारे मेडिकल अंडरराइटिंग थी फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगर मान लो क्लाइंट इसी किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है और उसका मेडिकल आ रहा है, तो क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन आएगा, राइट। बट यहां तक आप सभी को नो मेडिकल अंडरराइटिंग क्लियर है? इज द मेडिकल अंडरराइटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज द मेडिकल अंडरराइटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आगे बढ़े, मेडिकल अंडरराइटिंग से आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो चलो मान लो अब ये सारी चीजें हो गई। अब मेडिकल एग्जामिनेशन आता है। कब आ सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन? अगर नॉन मेडिकल लिमिट किसी में अप्लाई नहीं होती, राइट। व्हेन प्रपोजल डजंट क्वालिफाई अंडर एनी नॉन मेडिकल स्कीम, देन मेडिकल कम्स। ओके, मेडिकल कम्स तो क्या होगा? आप जब प्रपोजल फॉर्म भर के ब्रांच पे जाते हैं या आपने आनंदा की, तो आपको ब्रांच पे टीपीए, एमएसपी, पहले टीपीए बोलते थे, अभी हम एमएसपी बोलते हैं, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एग्जामिनर मस्ट हैव लिमिट, जो भी सम एश्योर्ड है उसके लिए मेडिकल एग्जामिनर क्या सिलेक्शन किया जाता है, और जो भी मेडिकल एग्जामिनर है उसका सेपरेट लिमिट होता है। मैक्सिमम जो मेडिकल एग्जामिनर है आपके आसपास जो एमबीबीएस वगैरह दिखेंगे, उनकी लिमिट जो है 25 लाख तक के तक होता है, ठीक है। यानी 24 लाख तक की लिमिट है। लेकिन अगर प्रपोजल 25 लाख या अबव है, 25 लाख या उससे ऊपर का प्रपोजल है, तो वहां पे डीएमआर या टीपीए, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, एमएसपी के पास जाना पड़ता है। वही रजिस्ट्रेशन होगा, वही सारे मेडिकल होगा, ठीक है। अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, चलो मेडिकल करवा लिया तो रिपोर्ट की वैलिडिटी कब तक होती है? तो अगर स्टैंडर्ड लाइफ है, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफ है, तो रिपोर्ट की वैलिडिटी 12 महीने होती है। अब मान लो मेरे किसी क्लाइंट को वीडियो एमईआर करवाना पड़ा, ठीक है, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप का था, उसको वीडियो एमईआर करवाना पड़ा, तो उसके वीडियो एमईआर की वैलिडिटी भी 1 साल रहेगी। मान लो मैंने एडिशनल इंश्योरेंस दिया और वो भी वीडियो एमईआर से ही निपट जाएगा। 1 करोड़ की लिमिट थी, 60 लाख हमने यूज की, वीडियो एमईआर करवा लिया, लेकिन अभी 40 लाख यूज करना बाकी है। 3 महीने बाद मैंने फिर से दूसरा प्रपोजल रखा, या उसके किसी बच्चे की पॉलिसी में पीडब्ल्यू भी रख दिया, ठीक है। तो फिर से 3 महीने बाद वो जो वीडियो अपलोड की हुई है उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो 12 महीने वैलिडिटी रहती है रिपोर्ट की। और सब स्टैंडर्ड लाइफ है, यानी बीएमआई ठीक नहीं है या कुछ मेडिकल इश्यूज है, तो 6 महीने की रिपोर्ट की वैलिडिटी रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। नौ 3 प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। एमईआर है ना, फिजिकल एमईआर जिसको बोलते हैं। पैनल मेडिकल एग्जामिनर्स जो होते हैं वो उनकी अपनी लिमिट्स तक करते हैं। और जब भी मेडिकल करवाने जाओ तो अपने क्लाइंट का आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेकर के जाओ, एक जेरोक्स कॉपी के साथ, क्योंकि वहां अपडेट करना पड़ता है। दूसरा होता है टेली एमईआर। टेली एमईआर एमएसपी यानी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, प्रीवियसली जिसको हम टीपीए बोलते थे, एमएसपी द्वारा ही होता है, ठीक है। और ये कंसेंट लेते हैं ईमेल या ऑडियो के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे भी कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ता है। तीसरा आता है वीडियो एमईआर फॉर्म, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है ना, क्योंकि मोस्टली आनंदा के थ्रू वीडियो एमईआर से केसेस हो रहे हैं। तो ये भी एमएसपी के द्वारा ही होता है। आप ब्रांच पे जाएंगे, जब भी प्रपोजल रजिस्टर होगा आनंदा से थ्रू, आपको ब्रांच से एमएसपी सिलेक्ट करना होगा। एमएसपी क्या करेगा? क्लाइंट को कॉल करेगा, जूम की लिंक भेजेगा उसके दिए हुए टाइम पे, और सारे क्वेश्चंस जो फॉर्म में लिखे हुए हैं वो पूछेगा, कुरेद कुरेद के हाइट और वेट पूछेगा। और उस समय अपने क्लाइंट को जरूर बोले कि अपना एक आधार या पैन कार्ड साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि वीडियो में शो करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप और मैं जूम पे बात कर रहे हैं, वैसे डॉक्टर
पोल करता है, तो ये मैंडेटरी है फॉर प्योर टर्म प्लान्स, राइट। इवन प्योर टर्म प्लान्स है तभी भी वीडियोस निकलती हैं, और मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, तो मान लीजिए ओनली एफएमआर यानी फॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट जो होती है हाइट वेट वाली, तो उसके लिए फिजिकल या टेली एमईआर चलता है। स्पेशल रिपोर्ट एसयूसी 50 लाख से कम है तो वहां पे फिजिकल या टेली एमईआर चलता है। एसयूसी अगर 50 लाख से अधिक है तो वहां पे वीडियो भी डालनी पड़ती है, फिजिकल और वीडियो एमईआर दोनों होता है। प्योर टर्म प्लान्स हैं तो वीडियो एमईआर कंपलसरी रहेगा, यानी क्लाइंट का जो रिपोर्ट्स है स्पेशल वो तो देनी है, प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। मेल ऑर्डर बिजनेस में भी सेम। और डिसेबल्ड या इलिटरेट पर्सन है तो फिजिकल एमईआर से ही काम होगा, राइट। डॉक्टर का फिजिकल एमईआर ही लगेगा, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट कब चाहिए होती है, ये डिपेंड करता है एज और एसयूसी सम अंडर कंसीडरेशन के बेस पे, है ना। स्पेशल रिपोर्ट एज पर चार्ट होती है, और ये चार्ट कैसे होते हैं तो ये मैंने आपको जस्ट मिनट यहाँ पे मैं आपको शो करूंगी। एक सेकंड, इसमें अपने फाइंड करते हैं, 66 पेज है स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो आपको मैं डॉक्यूमेंट भेजू तो आप उसमें भी ऐसे सर्च कर सकते हैं, चार्ट। एक सेकंड, एक ही सेकंड। ये नॉन मेडिकल एंड मेडिकल चार्ट्स। सो ये देखो इसमें पूरा लिमिट वगैरह भी दिया हुआ है, और इसमें मेडिकल चार्ट्स भी दिए हुए हैं, ये जो मैंने आपको नॉन मेडिकल प्रेफर्ड पढ़ाया, ठीक है। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल माइनर, स्टैंड अलोन मेडिकल, ठीक है। देन नॉन मेडिकल अंडर सिंगल प्रीमियम, देन मेडिकल एग्जामिनेशन स्पेशल रिपोर्ट, ओके। देन स्पेशल रिपोर्ट चार्ट, तो स्पेशल रिपोर्ट चार्ट दो हैं, स्पेशल रिपोर्ट चार्ट 1 और स्पेशल रिपोर्ट चार्ट 2। तो यहाँ पे आप पूरा देख पाएंगे कि किस एज के लिए, किस समय शोध के लिए कितने कौन कौन से मेडिकल आने वाले हैं, राइट। तो ये पूरा, वैसे ही टर्म प्लान के लिए ये अलग रहते हैं, तो टर्म प्लान के अकॉर्डिंग भी ये पूरे बंडल्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसको आप रेफर कर पाएंगे, ओके। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो एज एंड एसयूसी बेस पे होते हैं, जो मैंने बताया। अंडरराइटर जो है वो डिस्क्रिप्शन करता है, अगर कोई भी डाउट जाता है, कोई भी क्वेरी है, तो अंडरराइटर आपको और रिपोर्ट्स भी करवाने के लिए बोल सकता है। और ऐसे केस में स्पेशलिस्ट के पास, अब मान लो किसी को ईसीजी में कोई डाउट गया, तो आपको ईसीजी के बाद आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के बाद पास भेजेंगे, ठीक है। अब वहां पे जो फी होती है वो रियम्बर्स की जा सकती है, जब आप स्पेशलिस्ट के पास रिपोर्ट करवाने जाते हैं, ये 4 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड होती है ना। सो अगर ये भी तब रियम्बर्स की जा सकती है जब पॉलिसी इशू होती है तब, ठीक है। अब दो प्रकार के स्पेशल रिपोर्ट चार्ट हैं, जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। चार्ट 1 जो है ये नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल, है ना, और नॉन मेडिकल प्रिफर्ड को लागू होता है, ठीक है। सॉरी, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड एंड नॉन मेडिकल स्पेशल को जनरल लागू होता है, जिनका एसयूसी अप टू 50 लाख है। चार्ट 2 जो है ये नॉन मेडिकल जनरल और स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड एज ग्रुप को लागू होता है, जिनका एसयूसी 50 लाख एंड अबव है। तो दो प्रकार के चार्ट हैं, दैट आई विल सेंड यू। इसके अलावा एमएसपी और टीपीए की पूरी प्रोसेस कैसी होती है, तो सबसे पहले आप ब्रांच में प्रपोजल, जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी अमाउंट भर दें, आप जस्ट 2500 रुपीज डिपॉजिट के चेक के साथ भी, बीओसी के साथ भी प्रपोजल को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है, जो जिसको हम प्रपोजल नंबर बोलते हैं, जो एमएसपी
मॉड्यूल में रजिस्टर करते हैं, एमएसपी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है आपका क्लाइंट गुजरात के बाहर का है तो आप बाहर मेडिकल नहीं करवा सकते, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आप वहां का एमएसपी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एसडीएम का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसा मैंने एक बार करवाया हुआ है, जयपुर की मेरी क्लाइंट थी, तो सर का अप्रूवल लेकर के जयपुर के किसी एमएसपी से मैंने रिवाइवल के लिए पूरा रिपोर्ट करवाया था। इसके बाद एमएसपी जो है ये प्रपोजल को कॉल करती है, अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, ठीक है, अगर वीडियो एमईआर है तो। अदरवाइज आपको हॉस्पिटल बुलाएगी, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है या होम है या वीडियो टेली, जो भी कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है ना। सो वॉक इन मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू एमएसपी इज नॉट अलाउड, आपको अपॉइंटमेंट लेकर के जाना होगा, ठीक है। सो दिस वाज मेडिकल प्रोसेस। इसके बाद क्या होता है, जब वहां से प्रोसेस पूरा रिपोर्ट होता है तो वो आजकल पूरा अपलोड किया जाता है एलआईसी के पोर्टल पे, जो उनको अलाउड किया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वहां के अंडर राइटर स्टडी करते हैं और पॉलिसी इशू होगी या नहीं, ये डिसीजन आता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यहां तक आप सभी को क्लियर है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी, ये था मेडिकल, ठीक है, नॉन मेडिकल, मेडिकल हमने कवर किया। अब हम बात करेंगे फीमेल अंडर राइटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि फीमेल्स के केस में आपको थोड़ी ज्यादा केयर लेनी पड़ती है, एनेक्सर्स देने पड़ते हैं, किसे कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बीमा लक्ष्मी प्लान बड़े समय शॉर्ट के साथ लॉन्च हुआ है, उसके लिए भी आपको ये आना ही चाहिए। तो फीमेल लाइव्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए है जिनकी खुद की इनकम है, और कैटेगरी बी कौन सी है, जो हाउसवाइफ विदाउट ओन इनकम है। कैटेगरी ए को भी तीन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन मेडिकल स्पेशल एलिजिबल और फाइलिंग आईटीआर, ठीक है। यानी नॉन मेडिकल स्पेशल तो नहीं, नॉन मेडिकल स्कीम्स इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होगा, क्योंकि नॉन मेडिकल प्रिफर्ड भी हो सकता है, नॉन मेडिकल स्पेशल भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो आईटीआर फाइल कर रही है वो नॉन मेडिकल स्कीम्स में आती है। ए टू, इनकम कैन बी असर्टेन। इनकम कैन बी असर्टेन मीन्स कि आईटीआर नहीं फाइल हो रही लेकिन सर्टेन अमाउंट की इनकम आ रही है। ए थ्री, इनकम कैन नॉट बी असर्टेन, यानी इनकम फिक्स नहीं है, इनकम है लेकिन इनकम फिक्स नहीं है, ठीक है। कैटेगरी बी में बी वन ग्रेजुएट एंड अबव, बी टू होती है बिलो ग्रेजुएशन, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी ए वन को, जिसमें नॉन मेडिकल स्कीम्स के लिए फीमेल्स एलिजिबल होती है एज मेल, जैसे आप मेल को प्लान्स देते हैं वैसे ही, ठीक है। 100% सारे प्लान्स अलाउड होते हैं, इंक्लूडिंग टर्म प्लान, राइडर, आप सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर या प्रोफेशनल इनकम हो सकती है। रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग जैसे मेल की होती है, राइट, जैसे मैंने आपको एजुकेशन प्रूफ लेने को बोला था, आईटीआर लेने को बोले थे, फॉर्म 16 लेने को बोला था, वो भी, राइट। तो यहाँ पे आपको वो सब प्रूफ्स तो लेने हैं, और उसके अलावा भी फीमेल्स में अगर उनकी खुद की इनकम लिमिट के अकॉर्डिंग जितना भी इंश्योरेंस है दे दिया, एडिशनल देना है तो हस्बैंड के फंड से भी एडिशनल इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है, ये एडिशनल बेनिफिट है, ठीक है। सो ये है कैटेगरी ए वन जो आईटीआर फाइल करते हैं, राइट, फॉर्म 16 है। कैटेगरी ए टू, जिसमें इनकम असर्टेन है, इनकम असर्टेन है यानी पता है इनकम है लेकिन आईटीआर फाइल नहीं हो रहे, ठीक है। सो इसमें भी सारे प्लान दिए जाते हैं एक्सेप्ट ई टर्म, है ना, राइडर और प्लान सारे दिए जाते हैं, ई टर्म नहीं दे सकते। मैक्सिमम टीआर ऐसे यहाँ पे 50 लाख तक अलाउड है, इंक्लूडिंग टर्म प्लान। कैटेगरी ए टू में जहाँ पे आपको आईटीआर नहीं मिलते लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट या कुछ देख सकते हैं कि हाँ इनकम आ रही है, ठीक है, तो वहां पे आप 50 लाख तक का इंक्लूडिंग टर्म प्लान दे सकते हैं, और टोटल टर्म राइडर एंड टर्म प्लान मिला करके 25 लाख तक ही दे पाएंगे, उससे अधिक नहीं दे पाएंगे। लमसम इनकम 100 lakhs अंडर सिंगल प्रीमियम, है ना,
सिंगल प्रीमियम अगर दे रहे हैं तो उसका लिमिट 1 करोड़ रुपए है, और कोई एन्युइटी पर कोई लिमिट नहीं है। रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी आपको? इनकम प्रूफ, स्पेशल एमएचआर बाय डिस्टिंग्विश मेंबरशिप क्लब एजेंट और अबव ही लगेगा, ठीक है। कैटेगरी ए थ्री, कैटेगरी ए3 की इनकम असर्टेन होती है, ठीक है। ठीक है, असर्टेनेबल नहीं होती है, यानी आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो इन्हें आप सेविंग प्लान ही दे सकते हैं। टर्म प्लान, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर या पीडब्ल्यूबी नहीं दे सकते। ए1 और ए2 कैटेगरी में पीडब्ल्यूबी दिया जा सकता है, लेकिन ए3 में पीडब्ल्यूबी अलाउड नहीं है। एचएससी अबोव स्टडी किया हुआ है तो 15 लाख तक टोटल टीआरएस है, टारसा दे सकते हैं, राइट। और अगर एचएससी से बिलो पड़े हुए हैं लेकिन इनकम है तो 10 लाख तक ही दे पाओगे, राइट। रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल एमएचआर आएगा, ठीक है। सारे एज प्रूफ, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों को ही दे सकते हो। मैक्सिमम एज एंट्री 60 ईयर होती है रेगुलर प्रीमियम में, कैटेगरी ए3 के लिए। कैटेगरी बी में, जो फर्स्ट कैटेगरी है बी1, यानी हाउसवाइफ जो है वो ग्रेजुएट एंड अबव है, ठीक है। यहाँ पे 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड तक आपको अलाउ किया जाएगा। टोटल रेटेड सम एश्योर्ड जो मैंने आपको सिखाया था कल, टारसा कैसे काउंट होता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है कि कैटेगरी बी में हस्बैंड्स मैचिंग इंश्योरेंस देखा जाता है, चाहे फिर वो एलआईसी का हो, चाहे वो किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का हो, ठीक है। सो मैक्सिमम टीआरएस है 1 करोड़ तक अलाउड है, हस्बैंड्स मैचिंग इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम अंडर टर्म प्लान एंड राइडर आप 50 लैक्स तक दे सकते हैं ग्रेजुएट एंड अबव को। लेकिन ये कितना होगा? ये 50% ऑफ हस्बैंड्स टर्म होगा। मान लीजिए हस्बैंड के पास 1 करोड़ का टर्म प्लान है, तो ग्रेजुएट एंड अबव वाइफ है, तो आप उसे 50 लाख तक का टर्म प्लान दे सकते हैं, राइट। अगर हस्बैंड के पास 50 लाख XYZ किसी भी कंपनी का है, राइट, खुद की इनकम नहीं है वाइफ की, तो भी आप उसे टर्म प्लान दे सकते हैं, लेकिन हस्बैंड के 50% से 50% का, ठीक है। तो 50 लाख है तो 25 लाख तक, ठीक है। मस्ट पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिक्लेम, आधार, पान, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। बी2 कैटेगरी आती है फीमेल्स के लिए बिलो ग्रेजुएशन वाली, ठीक है। 60 लाख मैक्सिमम टीआरएस से अलाउड है, वो भी हस्बैंड मैचिंग मैचिंग दिया जाएगा। टर्म प्लान, राइडर, ई टर्म अलाउड नहीं रहते। सारे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एज ग्रुप अलाउड रहेंगे, ठीक है। अगर 5 लाख से अबव सम एश्योर्ड है तो आपको स्पेशल एमएचआर करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि देखो, फीमेल की कैटेगरी में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहां पे एजुकेशन प्रूफ लेना ना भूलें, ओके। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल कंडीशन है, राइट, हस्बैंड इंश्योरेंस नहीं ले सकते, तो उस केस में क्या होगा? तो उसमें स्पेशल एमएचआर से आप इंश्योरेंस दे सकते हो, ठीक है। अब फीमेल की लाइफ में बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस आती हैं, जैसे सी सेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो सी सेक्शन ऑपरेशन अगर फीमेल का हुआ है तो 6 महीने के बाद उसे स्टैंडर्ड रेट से विदाउट एमईआर ब्रांच लेवल पे इंश्योरेंस, जैसे हम मेल का ट्रीट करते हैं, बीएमआई ओके है, दे सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी करवाई है तो 3 to 6 months विद एमईआर दे सकते हैं। अगर 6 महीने से अधिक समय हो गया है तो विदाउट एमईआर आप दे सकते हो। अबॉर्शन हुआ है more than 6 months के बाद आप विद एमईआर दे सकते हो स्टैंडर्ड रेट से। और प्रेग्नेंट लेडी है तो सिर्फ A1 कैटेगरी विमेंस को ही आप दे पाओगे, वो भी फर्स्ट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। नॉन मेडिकल अलाउड नहीं रहेगा। गायनोकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, जितनी भी प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह सब हुए हैं, वो सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो प्रेग्नेंट लेडी A1 कैटेगरी को 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। फीमेल में किसे इंश्योरेंस नहीं दे सकते? जैसे रिसेंट डिलीवरी हुई है, लास्ट डिलीवरी से 3 महीने के अंदर नहीं दे सकते। मल्टीपल मिसकैरेज हुए हैं, ठीक है, वहां पे भी आप नहीं दे सकते। अगर स्पाउस से सेपरेटेड है, ठीक है, तो दे सकते हो, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा, राइट, कि क्यों सेपरेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत होते हैं, दैट्स वाई
फीमेल कैटेगरी में सेपरेटेड में स्पेसिफिक रीजन मांगेगा आपसे, ठीक है। सो दिस वाज फीमेल अंडर राइटिंग, ये फीमेल अंडर राइटिंग थी। इज इट क्लियर टू ऑल? HSC यानी 12th, SSC यानी 10th, यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? यदि आप आनंदा से प्रपोजल रजिस्टर करते हो ना, तो उसमें भी एजुकेशनल प्रूफ फीमेल का डालना पड़ता है। दैट्स व्हाई ये प्रेफर रखें हमेशा कि एजुकेशनल प्रूफ ले ही ले। ओके, क्योंकि बार बार क्लाइंट से मांगने में हेजिटेशन होता है और हमारी इंप्रेशन भी बिगड़ती है, इसलिए वन शॉट में ही सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनर लाइव्स, वैसे मैंने नॉन मेडिकल लिमिट्स बताई थी माइनर लाइव्स में। अब माइनर लाइव्स एंड स्टूडेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी लोगों के आते हैं, क्या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रपोज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो माइनर लाइव्स में मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है ये 2 करोड़ तक दिया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस मांगते हैं। लेकिन एक और खासियत है, आपको पता है 732, यहाँ पे मैंने 932 लिखा है, 732 जो प्लान है हमारा, यानी चिल्ड्रन मनी बैक प्लान और जीवन तरुण प्लान, इन दोनों प्लान्स में ये लिमिटेशंस नहीं है। 2 करोड़ वाली लिमिटेशंस इन दोनों प्लान में नहीं है। मैचिंग इंश्योरेंस 25 लाख तक के TRSA तक आपको मैचिंग इंश्योरेंस देखना नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर PWB दे रहे हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट दे रहे हैं, तो 50 लैक्स तक आपको मैचिंग इंश्योरेंस नहीं मांगते। PWB कौन दे सकता है? तो सारे मेल्स दे सकते हैं, और वुमेन जो टर्म प्लान के लिए अलाउड है, कैटेगरी A1 एंड A2, और कैटेगरी B1 भी, है ना, अगर हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रीसेंट रीसेंट फोटो, स्कूल अटेंडेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये माइनर लाइव्स में कंपलसरी होती है। कौन प्रपोज कर सकता है? तो फादर प्राइमरी प्रपोजर होता है, मदर A1 A2 A3 B1 B2 कर सकते हैं। अगर फादर NRI है, इंडिया में नहीं है, तो मदर भी प्रपोज कर सकती है। ग्रैंड पेरेंट्स के केस में कंसेंट चाहिए होता है कि पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक छोटा सा लेटर, ठीक है। और लीगल गार्डियंस, अगर बच्चा किसी की कस्टडी में रह रहा है तो लीगल गार्डियन भी प्रपोज कर सकता है, राइट। सिबलिंग जो है वो इक्वली इंश्योर्ड होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको फॉर्म में रीजन देना पड़ता है। ओके, मेजर स्टूडेंट्स के केस में, अंडरराइटिंग के केस में क्या होता है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ तक अलाउड होता है इनको भी, और यहाँ पे भी पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस मांगा जाता है, ठीक है। 50 लाख तक TRSA है, यानी टर्सा आपका 50 लैक्स तक है टोटल रेटेड सम एश्योर्ड, तो आपको मैचिंग इंश्योरेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। लेकिन इससे अधिक भी है तो ऐसा नहीं है कि केस रिजेक्ट हो जाता है, आप मार्केटिंग मैनेजर या चीफ मैनेजर के अंडर राइटिंग यानी MHR से मोरल हैजर्ड रिपोर्ट से पास करवा सकते हैं, राइट। एजुकेशनल लोन, कई सारे लोगों को ये पता है या नहीं पता है, लेकिन जो मेजर स्टूडेंट्स हैं उनको विदाउट ITR पेरेंट्स के लगते हैं, प्रपोजर के लगते हैं, यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, जितनी भी कोलेटरल लोन अमाउंट है, ठीक है। विदाउट मैचिंग पेरेंट्स इंश्योरेंस, कोलेटरल लोन की अमाउंट जो है उतना एजुकेशन लोन के सामने ये टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ITR यहाँ पे पेरेंट्स के लगेंगे। अगर खुद की इनकम है ना, कभी कभी मेजर स्टूडेंट, आजकल तो स्टार्टअप्स बहुत सारे चल रहे हैं, पार्ट टाइम भी वर्क करते हैं, तो एडिशनल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं अबाउट दैट लिमिट, है ना, खुद के इनकम के। अब स्टूडेंट्स में डॉक्यूमेंट्स, रीसेंट फोटोग्राफ, डिक्लेरेशन फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स कंफर्मिंग रेगुलर कॉलेज अटेंडेंस, और एकेडमिक प्रूफ यानी कॉपी ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट और अपीयरेंस रिपोर्ट ऑफ जस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर आपको सबमिट करना पड़ता है, राइट। सो ये माइनर
एंड मेजर स्टूडेंट अंडरराइटिंग थी। इज इट क्लियर टू ऑल? ये सेगमेंट क्लियर है आप सभी को? आर यू ऑल देयर? चलो एक क्वेश्चन पूछूं, एक प्रश्न पूछूं कि मान लो मेरे बेटे को फॉरेन में स्टडी करनी है और उसने 1 करोड़ की एजुकेशनल लोन ले रखी है, उसकी उम्र 22 साल है, उसकी उम्र 22 साल है, तो क्या उसे टर्म प्लान में दे सकती हूँ, दिला सकती हूँ? यस, नो? नो मैडम। नो? क्यों? क्यों नहीं दिला सकती? फॉरेन में पढ़ता है तो। फॉरेन में पढ़ाई करने जाना है, मैंने ऐसे थोड़ी बोला कि फॉरेन में है। दे सकते हैं। हाँ, हाँ। उसने एजुकेशन लोन 1 करोड़ का दिया है, लिया है, ठीक है। 1 करोड़ तक उसे टर्म प्लान ले सकते हैं, ठीक है, 2 करोड़ तक भी दे सकते हैं, लेकिन टर्म प्लान की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जितना, नहीं अनिल कुमार जी, फिर से यही तो मैंने अभी पढ़ाया कि अगर मेजर स्टूडेंट है और उसने एजुकेशन लोन लिया हुआ है 1 करोड़ का, ठीक है, तो उसे टर्म प्लान दे सकते हैं। उसमें पेरेंट्स के आईटीआर लगेंगे। आईटीआर किसके लगेंगे? प्रपोजर के लगेंगे। विदाउट मैचिंग इंश्योरेंस, वैसे विदाउट मैचिंग इंश्योरेंस 50 लाख तक ही अलाउड होता है मेजर स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर वो लोन है, एजुकेशन लोन है, तो हम उसे टर्म प्लान दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात क्लियर हुई? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है। आर यू क्लियर विद दिस? सभी को पता हो गया? तो यस जो मैम। लोन लोन सैंक्शन लोन का पेपर होता है वो चाहिएगा, पेरेंट्स फादर के आईटीआर चाहिएंगे, उसकी स्टडी का प्रूफ चाहिएगा, राइट? तो हम वहां पे टर्म प्लान भी दे सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? जी, जी सुशील जी, अनम्यूट करके पूछिए प्रश्न। यस मैम। मैडम जैसे एक बेटा है 22 साल का, हाँ जी। और 35 लाख का ऑलरेडी उसका इंश्योरेंस चल रहा है, हाँ जी। और उनको 25 लाख का और देना है, हम्म। तो दे सकते हैं उनको? हाँ दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते? टर्म प्लान देना है या सेविंग प्लान देना है? सेविंग प्लान देना है, बिल्कुल दे सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट? दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें एक सबसे पहले पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस मांगेगा, अगर पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है तो मार्केटिंग मैनेजर का वो हाँ, एमएचआर मांगेगा। અરે મારો ચેક રિટર્ન છે હા. અચ્છા, પાંચ ठीक है। હજાર जी, तो ऑलरेडी ओके। पापा का तो है इंश्योरेंस उनका। जी जी जी। हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, जी। कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है। अगर फादर डेड है तो मदर का मांगेगा। फादर का है मैडम, ऑलरेडी है 80 से 90 लाख का नहीं, उनका। ये श्रेया जी ने क्वेश्चन पूछा है, फादर इज डेड देन मदर का मांगेगा। जो प्रपोज कर रहा है उसके आईटीआर मांगेगा। स्पेसिफिक रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पे। कल कौन थे? कौन थे? कैलाश जी थे? कौन थे? फाइनेंशियल अंडर, हाँ अनिल कुमार जी थे। अनिल कुमार जी, अब ये आपका टॉपिक जो आपको एक्चुअली में अंडरराइटिंग आपको एक्चुअली में पता है, वो ये फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पता है किसे कितना बीमा दे सकते हैं। लेकिन आई होप आप 2 दिन में आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि अंडरराइटिंग भी अलग अलग प्रकार का होता है। क्यों अनिल जी, एम आई राइट? आर यू देयर? यस मैम, यस। है हेलो। ना? तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सुन रहे हो आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ मैम, ये पूछ रहा था मैं कि बच्चे की उम्र 18+ है, हम्म। तो उसमें प्रपोजल माता पिता बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल ये बन तो सकते हैं। तो थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस था
जीवन लाभ दिया था उनको, पीडब्ल्यू दी थी उनको। तो पीडब्ल्यूबी नहीं दे सकते ना, 18 साल से ऊपर की एज में थोड़ी पीडब्ल्यूबी आता है। पीडब्ल्यूबी तो 17 साल से, 18 साल से कम उम्र में आता है। मतलब, प्रपोजल तो यानी कौन? बच्चे की तो इनकम रही नहीं ना, तो बच्चे की इनकम तो नहीं रही तो, पर हाँ, प्रपोजल यानी कौन? प्रपोजल यानी जो प्रीमियम भर रहा माता है। पिता। हाँ, माता पिता। ठीक है, तो बच्चे की इनकम नहीं है तो आप प्रपोजल की इनकम पे दे सकते हैं ना इंश्योरेंस। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक। ओके मैम। हाँ। पीडब्ल्यूबी जरूरी थोड़ी है, पीडब्ल्यूबी है तो ही प्रपोजल रहेगा वो। नहीं, 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 उनको जो दिया था वो 10 साल की उम्र पे हाँ दिया था, 18 साल पे वो हो गए तो उनको पीडब्ल्यू भी हटा दिया गया। वो जो हाँ। प्रपोजल थे, उनके पिताजी थे, वो बोल रहे थे कि मेरे को इसको कंटिन्यू रखना है 25 साल के लिए, तो मना अच्छा, कर दिया उन्होंने। ये बात थी। पॉलिसी रिवाइवल रिवाइवल में चली गई थी, लैप्स हो गई नहीं, थी। नहीं, 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 कंटिन्यू थी मैम पॉलिसी। ओके, ठीक है, चलिए। ओके। चलिए फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात करते हैं कि किसे कितना इंश्योरेंस इनकम के आधार पर दिया जा सकता है। अभी हम मेडिकल अंडरराइटिंग पे थे, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, तो ये जो रूल है, जस्ट अ मिनट, आई एम म्यूटिंग एवरीवन। ये रूल जो है अभी रिसेंटली चेंज होकर के आया है 2025 में। पहले ये इनकम पे आधारित था, यानी 10 लाख बिलो एंड 10 लाख अबोव ऐसे आधारित था, लेकिन अभी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कर दी है एवरेज 3 इयर्स की इनकम पे। ठीक है, आपकी 3 साल की जितनी भी इनकम है डिवाइडेड बाय 3 करोगे, यानी एवरेज इनकम निकलेगी। मान लो एक साल 10 लाख है, दूसरे साल 15 लाख है, तीसरे साल 20 लाख है, तो 10 15 यानी 25, 25 और 20 आपका हो गया 45। 45 डिवाइडेड बाय 3, यानी एवरेज इनकम निकली 3 साल की 15 लाख रुपए। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एज ग्रुप है उतना बीमा मिलेगा। जैसे अगर आपको, और ये लिमिट सेविंग प्लान्स के लिए, टर्म प्लान के लिए लिमिट अलग होती है। ठीक है, तो ये जो लिमिट बता रही हूँ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की, ये टर्म प्लान के लिए लिमिट सॉरी सेविंग प्लान के लिए लिमिट है। अगर क्लाइंट की एज 18 to 35 ईयर है तो 35 टाइम्स दे सकते हो। इवन उससे बिलो है तो भी 35 टाइम्स तक आप प्रपोजर की इनकम के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, प्रपोजर की इनकम के अकॉर्डिंग दे सकते हो कितना, 5 टाइम्स, है ना, अगर माइनर है तो। हम्म। 36 to 45 ईयर एज है तो 25 टाइम्स। मान लो कोई 10 लाख रुपए एवरेज इनकम निकली तो 3.5 करोड़ तक दे सकते हो। यदि यहाँ पे 36 to 45 ईयर एज है तो 10 लाख इनकम निकली तो आप 2.5 करोड़ तक दे सकते हो। 46 to 50 एज है, 10 लाख रुपए एवरेज इनकम है तो आप उसका 20 गुना 2 करोड़ तक दे सकते हो। 51 to 55 एज है तो 15 टाइम्स, यानी 10 लाख इनकम है तो 1.5 करोड़ तक। और 56 टू अबोव एज है तो 10 टाइम्स, यानी 10 लाख इनकम है तो 1 CR तक आप दे सकते हो। अब इसके अलावा भी 20% एडिशनल TRS अलाउड होता है। ठीक है, ये किसके लिए? टोटल रेटेड सम एश्योर्ड। जितनी भी बार आप बीमा खरीदोगे तो आपका जो अंडरराइटर एनबी डिपार्टमेंट होगा वो TRS काउंट करेगा, कि जैसे मैं हूं तो 2013 से मैंने मेरे लिए पॉलिसीज खरीदना शुरू किया, तो 2013 से लेकर के अभी तक मैंने कितना इंश्योरेंस खरीदा है, राइट। और बहुत बड़ा इंश्योरेंस है तो आपकी लायबिलिटी भी चेक करेगा, घर में किस किस के नाम पे प्रीमियम भर रहे हो, राइट। सो 20% एडिशनल मिलता है स्पेशल MHR जब CM और MM के थ्रू होता है। और सेपरेट एलिजिबिलिटी लिमिट है अप टू 5 टाइम्स ऑफ प्रपोजर एवरेज एनुअल इनकम, है ना, फॉर ग्रांटिंग इंश्योरेंस टू माइनर लीव्स एंड मेजर स्टूडेंट अंडर एज ग्रुप 36 45 46 50 एंड 51 to 55 ओनली। यानी 5 गुना एडिशनल दे सकते हैं यदि प्रपोजर की एज 36 से लेकर के इस एज 55 तक के एज ग्रुप में आती है। ठीक है, माइनर के TRS क्यों? क्योंकि बच्चे के नाम पे भी बीमा लोगे तो वो भी आपके TRS में काउंट होगा, है ना, इसीलिए वहां पे 5 गुना एडिशनल मिल रहा है। तो ठीक है, ये तब काम आएगा जब बहुत बड़ा इंश्योरेंस लेना है, करोड़ों में लेना है, तब की बात है। ठीक है,
टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग रूल्स हैं, जैसे 875, 877, 955, ओके, और 955 के साथ अभी बीमा कवच भी आ गया, सॉरी, यहाँ पे बीमा कवच 887 भी आ गया है, ठीक है। सो इसके लिए 18 to 35 ईयर्स में आप 25 टाइम्स ले सकते हो, 36 to 45 में 20 टाइम्स ऑफ इनकम ले सकते हो, 46 to 55 ईयर एज 15 टाइम्स ले सकते हो, और 56 प्लस एज है तो 10 टाइम्स ले सकते हो। वैसे ही सरल जीवन बीमा, जिसमें आप मंथली, एक ऐसा प्लान जिसमें आप मंथली टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जा सकता है, राइट, लेकिन अप टू 25 लैक्स ही होता है और प्रीमियम रेट बहुत हाई होते हैं इसके, ठीक है। सो 18 to 35 ईयर्स में आप 12 टाइम्स ऑफ इनकम ले सकते हो, 36 to 45 10 टाइम्स, 46 to 55 8 टाइम्स ऑफ इनकम, एंड 56 प्लस आपकी एज है तो 5 टाइम्स ले सकते हो। टर्म प्लान्स के केस में किसी का भी एमएचआर हो एडिशनल अलाउड नहीं किया जाता, ठीक है, और कोई सेपरेट एलिजिबिलिटी नहीं होती मेजर स्टूडेंट या एजुकेशन लोन कोलेटरल के लिए, सेम ही रहेगा, ठीक है। स्पेशल कैटेगरीज का ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। स्पेशल कैटेगरीज जैसे ईश्वर न करे अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, तो उसे भी हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन कब, जब वो गेनफुली एम्प्लॉयड है, खुद की इनकम है और खुद का ध्यान रखने के काबिल है। सो यहाँ पे सिर्फ अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन ही आप इंश्योरेंस दे पाएंगे। डिफॉर्मिटी क्वेश्चनर आता है, ये एग्जामिनर के थ्रू फिल किया जाना चाहिए। बाकी मैच्योरिटी प्लान पॉलिसी टर्म इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और माइनर के लिए अगर हैंडीकैप होते हैं, ईश्वर न करे लेकिन है फिजिकली हैंडीकैप, तो आप माइनर को इंश्योरेंस नहीं दे सकते। मेजर हो, सेल्फ केयर कर सकते हैं, खुद की इनकम है तो ही आप दे सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? क्या आप सभी को सब कुछ क्लियर हो रहा है? आर यू ऑल देयर? देखिए, इन सबको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इन सबको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए एक बुक हमेशा साथ में रखनी चाहिए इसकी, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ, राइट। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड स्पेशल जनरल की लिमिट्स मेरे को याद है, बाकी सब बुक में देख करके और फिर मैं उसे उस अकॉर्डिंग ट्रीट करती हूँ। आगे चलें। सो इनकम प्रूफ, वैसे तो इनकम प्रूफ हमेशा ही लेने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा नॉन मेडिकल स्पेशल प्रेफर्ड के अकॉर्डिंग जाना पसंद करती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी एज पर अंडरराइटिंग, अगर आपका 15 लाख तक का टर्म प्लान है या 25 लाख तक के आपके सारे प्लान है, तो आपको प्रपोजल फॉर्म और एमएचआर सफिशियंट होता है। लेकिन आजकल ब्रांच पे नाटक बहुत बढ़ गए, इसलिए आप ले लिया करो तो अच्छा है, ठीक है। 15 लाख से 25 लाख का टर्म और 25 लाख से 50 लाख तक के सारे प्लान, पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर इसके लिए चलता है, राइट। लेकिन 25 लाख से अधिक का टर्म या टर्म राइडर, पीडब्ल्यूबी, या 50 लाख तक के सारे प्लान 50 लाख से अबव है, तो आपको आईटीआर फॉर्म 16 देना कंपलसरी है, ठीक है। अगर 50 लाख से अबव सम एश्योर्ड है या टर्म 25 लाख से अबव है, तो आपको आईटीआर फॉर्म 16, ठीक है, 3 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट देना कंपलसरी है। अगर आपका एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसमें आपको सेल्फ असिस्टेड आईटीआर फॉर्म 16, 26 एएस जो टीडीएस सर्टिफिकेट आता है फॉर 3 इयर्स, या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर, 3 साल का सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको आईटीआर, है ना, या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के साथ प्लस प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट सर्टिफाइड बाय सीए, ये आप ले सकते हैं। यदि एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको तहसीलदार का सर्टिफिकेट पिछले 3 सालों का और 7 बार का उतारा होता है, जिसको 7/12 का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं जमीन का, वो आपको एग्रीकल्चर इनकम के केस में देना पड़ता है, ठीक है। पावर, यहाँ पे ऑफिशियल पावर्स होते हैं, ब्रांच ऑफिस के, डीओ के, जेडओ के अलग अलग पावर होते हैं,
ठीक है, बेसिस यानी इतना याद रख लिए, ब्रांच का जो डिसीजन होता है वो 30 lakhs तक का होता है, सिंगल प्रीमियम में इसकी लिमिट नहीं होती। ठीक है, देन डिवीजन ऑफिस की जो लिमिट होती है 60 lakhs की होती है, उसके बाद केस जेडो जाता है। ठीक है, और जेडो के बाद आई थिंक 1 CR के बाद आपका केस जाता है सीओ। ठीक है, सो हर ब्रांच की क्या लिमिट है वो आप याद रख लीजिए, मेनली 30 lakhs और 60 lakhs डिवीजन तक आप दौड़ सकते हो, जेडो तक आपका दौड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डिवाइड एंड रूल करके चलो। ठीक है, सो क्रेडिट ले फ्रॉम पेरेंट्स इनकम कितना ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है और उसकी खुद की इनकम की लिमिट खत्म हो चुकी है एज पर उसकी इनकम, ठीक है, तो उसे पेरेंट्स की इनकम से भी क्रेडिट मिलती है ना। अगर लाइफ एश्योर्ड की एज 30 ईयर है ना, तो अप टू 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक ले सकता है। 18 to 35 ये किसमें, माइनर या नॉन अर्निंग स्टूडेंट है उस केस में बात कर रही हूँ, 2 करोड़ तक आप ले सकते हो। 18 to 35 ईयर एज है तो 50% ऑफ ऑन एलिजिबिलिटी, जितनी उसकी खुद की एलिजिबिलिटी है, मान लो 18 से 35 साल का कोई व्यक्ति है, वो 10 लाख रुपए का खुद का उसका इनकम है, तो 10 लाख के अकॉर्डिंग उसको 35 टाइम्स मिल सकता है सेविंग प्लान, राइट। 3.5 करोड़ तक के प्लान उसको मिल सकते हैं, राइट। लेकिन वो बोलता है मुझे और इंश्योरेंस लेना है, तो पेरेंट्स की इनकम के थ्रू भी वो प्रपोज कर सकता है, तो 50% खुद की एलिजिबिलिटी का 50% एडिशनल ले सकता है पेरेंट्स से। 36 to 45 ईयर एज है तो ये एलिजिबिलिटी 30% की रहती है, और 45 ईयर अबव है तो पेरेंट्स की इनकम से, यानी पेरेंट्स प्रपोज नहीं कर सकते आपको। 45 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 10 into पेरेंट्स 3 ईयर एवरेज इनकम, है ना, 10 गुना पेरेंट्स की 3 साल की इनकम माइनस टोटल इंश्योरेंस फंडेड फ्रॉम पेरेंट्स इनकम। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे पता है थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, इसीलिए एग्जाम्पल साथ में रखा है, एग्जाम्पल से समझे ना। बुक कहाँ मिलेगा, बुक मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, या ठीक है मैं डाउनलोडेबल फॉर्म में भी आपको दे दूंगी, डोंट वरी, बट बुक मिल जाएगा। समझे एग्जाम्पल से। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप सभी से, इतना डीप में कभी अंडरराइटिंग पढ़ा था क्या? हैव यू एवर स्टडीड अंडरराइटिंग दिस मच? नो मैडम। ठीक है, आज पढ़ लो। चलो, पेरेंट्स से कितना इंश्योरेंस पेरेंट्स की इनकम से भी ले सकते हैं यदि हमारी एज 45 बिलो है, ठीक है। चलिए, अब 30 साल के मिस्टर मेहता हैं जो पार्टनर इन इंजीनियरिंग फर्म है, उनकी खुद की नेट इनकम 3 लाख, नेट इनकम यानी खर्चा वर्चा सब काट के जो उनके हाथ में आता है, नेट इनकम उनकी 3 लाख रुपए, ठीक है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट उनका 1,35,000 जाता है, ठीक है। पीपीएफ इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, डिविडेंड 25,000 रुपए, ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट 5 लाख रुपए, यानी टोटल इनकम जो उनकी है 10,60,000। ये हाउसिंग लोन इंटरेस्ट नहीं आएगा, हाउसिंग इनकम, रेंटल इनकम जिसको बोलते हैं। तो 10,60,000 उनकी खुद की इनकम है। अब उनके पेरेंट्स की इनकम है 2 लाख रुपए, फादर की जिनकी एज 55 ईयर है, मदर की एज 52 है, 2 लाख रुपए, और इंश्योरेंस फ्रॉम फादर 5 लाख का ऑलरेडी चल रहा है, और इंश्योरेंस फ्रॉम मदर 2 लाख का ऑलरेडी चल रहा है, राइट। ये करंट सिनेरियो है इनका, है ना। अब उनकी खुद की इनकम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि उनकी एज 30 ईयर्स है, चलो मान लो 25 गुना, यहाँ पे मैं गिन रही हूँ, वैसे अभी लिमिट बढ़ा है तो ये 35 टाइम्स हो गया, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। सो 10,60,000 है ना, करंट ये जो ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। चलो, आपको अभी लाइव कैलकुलेशन ही मिल जाएगा। क्यों? देखो, आपने यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये रहा, 18 से 35 साल की एज है तो 35 टाइम्स, है ना। टर्म प्लान है तो 25 गुना,
टर्म प्लान है तो 25 गुना, और सेविंग प्लान है तो 35 टाइम्स ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। सो अगर टर्म प्लान लेना है तो ये 25 सही है, लेकिन अगर यहाँ पे बंदे को सेविंग प्लान ही लेना है तो आप यहाँ पे 35 यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सेविंग प्लान की ही बात करूं तो चलो 35 यहाँ पे हो गया, यानी 10,60,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर में जाते हैं हम, 10,60,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 35, यानी ये हो गया 3,71,00,000 रुपए, ठीक है। करंट जो रूल चेंज हुआ है 2025 में कि सेविंग प्लान में 35 टाइम्स दे सकते हो, तो खुद की इनकम का 35 टाइम्स यानी 3.71 करोड़ हुआ, ठीक है। अब अगर एमएचआर, मार्केटिंग मैनेजर का एमएचआर करवाया जाए तो 20% एडिशनल दे सकते हैं, तो 3.71 करोड़ का 20% एडिशनल हुआ आपका 7.4, ठीक है, 7.4 लैक्स, ओके। सो टोटल खुद की एलिजिबिलिटी क्या है, 3.71 और 7.42, 7.4 लैक्स, ठीक है। 3.71, 3,71,00,000 रुपए, और प्लस 74 लैक्स रुपीज, ठीक है, या मेरी मिस्टेक है, 74 लैक्स रुपीज। तो टोटल ये आपका होता है 4,45,00,000, ये इनकी खुद की एलिजिबिलिटी है, ओके। ये इनकी खुद की एलिजिबिलिटी है। अब 30 साल की उम्र है तो फादर्स क्रेडिट यानी कितना है, 10 गुना 2, जो हमने यहाँ पे देखा था, फॉर्मूला देखा ना यहाँ पे हमने, 10 इंटू पेरेंट्स 3 ईयर एवरेज इनकम। तो पेरेंट्स की 3 ईयर एवरेज इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए, राइट। फिर क्या माइनस करना है, टोटल इंश्योरेंस फंडेड फ्रॉम पेरेंट्स इनकम, अभी तक पेरेंट्स के इनकम से जितना फंड किया है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की, फादर की 2 लाख रुपए इनकम है, एवरेज 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 लाख रुपए उन्होंने करंटली, ठीक है, पहले से ही प्रपोज किया हुआ है। तो लिमिट कितनी बची, 20 - 5 यानी 15 लाख रुपए, ठीक है। मदर की 2 लाख रुपए इनकम है और मदर से ऑलरेडी 2 लाख का प्रपोजल ये करवा चुके हैं, तो 18 लाख यहाँ पे मदर की क्रेडिट कितनी है, 18 लाख, ओके। अब इनकी जो उम्र है, यहाँ पे देखो, हमने आगे देखा था, इनकी जो उम्र है, ठीक है, पेरेंट्स क्रेडिट में, एक सेकेंड, ये रहो, हाँ, 18 से 30 साल की है, तो पेरेंट्स से क्रेडिट कितना ले सकते हैं, 50% ऑफ ऑन एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर 36 से अबो होती तो 30%, ठीक है। तो 50% इनकी लिमिट है, तो करंटली 4.45 करोड़ इनकी करंट लिमिट है, इसका 50% हम निकालें तो ये होगी 2.22 करोड़, है ना। ये नई लिमिट जो अभी 2025 की आई है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 2.22 करोड़, ओके। सो एक्चुअल क्रेडिट कितना आएगा, ये पेरेंट्स से कितना 2.22 करोड़ तक प्रपोज करवा सकते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल क्रेडिट क्या है, क्योंकि पेरेंट्स की इनकम ही कम है तो वो ज्यादा कैसे दे पाएंगे। एक्चुअल क्रेडिट 33 लैक्स की है, 15 लाख मदर से, सॉरी 15 लाख फादर से, और 18 लाख रुपए मदर से, तो ये ले सकते हैं 18 लाख रुपीज, यानी टोटल 33 लाख रुपीज। तो टोटल इनको अभी इंश्योरेंस कितना मिल सकता है, 4.45 करोड़, प्लस मदर फादर की जो क्रेडिट है 33 लाख रुपए की, वो यानी 4.78 करोड़ तक ये खुद के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है।
कि पेरेंट्स की क्रेडिट कैसे लेनी है। पहले तो बंदे की एज क्या है वो देखनी है, उसकी इनकम क्या है वो देखनी है। हमारे केस में जो पर्सन है वो 30 ईयर ओल्ड है और उसकी एज उसकी इनकम 10,60,000 रुपए। सेविंग्स प्लान में हम उन्हें 35 टाइम्स नए रूल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये हो जाता है 3.71 करोड़। मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन लगाया जाए तो 20% एडिशनल इंश्योरेंस दे सकते हैं, हो जाता है 74 लैक्स। ठीक है, टोटल मिला करके हो गया 4.45 करोड़ उनकी खुद की इनकम से। राइट। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि पेरेंट्स से क्रेडिट लिया जा सकता है, उनकी जो उम्र है उसमें खुद का जो इंश्योरेंस है उसके 50% तक 2.22 करोड़ तक ले सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स की उतनी इनकम भी होनी चाहिए। इन्होंने फादर से 5 लाख का प्रपोजल पहले से ले चुके हैं और मदर से 2 लाख का। अब फादर की क्रेडिट कैलकुलेट करने का, इनकम पेरेंट्स की क्रेडिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी एवरेज इनकम है 3 साल की माइनस जो प्रपोज किया हुआ है ऑलरेडी। तो फादर के लिए लिमिट बचती है 15 और मदर के लिए लिमिट बचती है 18। एक्चुअल क्रेडिट 33 लाख मिलेगा। तो टोटल ये जो है, टोटल ये यहाँ पे ले पाएंगे 4.45 करोड़ प्लस 33 लाख रुपीस। ठीक है, यानी 4.78 करोड़ ये इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? इज इट क्लियर यस टू मैडम। यू? है ना? यस मैडम। तो जिनकी खुद की इनकम कम है, 45 से बिलो एज है, तो वो अपने पेरेंट्स की इनकम से भी क्रेडिट ले सकते हैं। राइट। 50% एंड 30%। लेकिन उसमें भी नियम क्या है कि पेरेंट्स की एवरेज इनकम क्या है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेजर स्टूडेंट के केस में अगर बड़ा इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो कैसे अंडरराइट होता है प्रपोजर की इनकम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? ये सब आपको एप्लीकेबल ज्यादा कब होगा? जब आप बड़े केसेस करेंगे ना, तब आपको ज्यादा एप्लीकेबल होगा। राइट। और मेरी ये दिल से दुआ रहेगी कि आप ऐसे करोड़ों वाले केस लेकर के आए। राइट। चलिए, सो यहां तक क्लियर है? फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्लियर है आप सभी को? फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्लियर? आगे बढ़े, बिजनेस अंडरराइटिंग की ओर बढ़े। इस बार मेरे को 2 क्लास भी कम पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है केस यस स्टडी के लिए मैडम। थर्ड थर्ड क्लास रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बिजनेस अंडरराइटिंग की ओर बढ़ते हैं और फिर हम केस स्टडी करेंगे। ठीक है। सो बिजनेस अंडरराइटिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एडवाइजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। तो बिजनेस अंडरराइटिंग में देखो, बिजनेस इंश्योरेंस में 3 चीजें होती है। एक होता है पार्टनरशिप इंश्योरेंस, एक होता है कीमैन और तीसरा होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ठीक है। सबसे पहले कीमैन की बात करते हैं। तो कीमैन में एलिजिबल कंपनीज कौन सी हैं? तो जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप और 75% प्लस शेयर होल्डिंग कीमैन रखता है। राइट। सो वहां पे, सॉरी, यहाँ पे 75% लेस होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। और फैमिलीज के साथ यानी हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों का मिलाकर के होल्डिंग 91% से कम होना चाहिए। तो आप वहां पे कीमैन इंश्योरेंस दे सकते हो। पर्सन का खुद का लेस देन 75% और फैमिली के साथ मिला करके लेस देन 91% होल्डिंग होता है, तब वहां पे कीमैन दे सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। राइट। यहाँ पे जो इंश्योरेंस आप देंगे ये प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग होगी तो ही आप कीमैन इंश्योरेंस दे पाओगे। लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट ही होनी चाहिए। ग्रोथ एंड ट्रेंड यानी प्रॉफिट एंड टर्नओवर शुड नॉट बी डिक्लाइनिंग, गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं दे सकते। ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस के कैलकुलेशन मेथड 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी 10 टाइम्स ऑफ कीमैन्स कंपनसेशन पैकेज इंक्लूडिंग पर्क्स। ठीक है। सो जो भी कीमैन को पे किया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्क्स, उसका 10 गुना। ठीक है।
और 30% ऑफ ग्रॉस सैलरी, है ना, इसमें से जो कम हो वो दिया जाता है। दूसरा होता है, यानी तीन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, फिर तीनों में जो अमाउंट सबसे कम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस मिलेगा। मेथड टू, ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है 3 साल का, उसका एवरेज निकाला जाता है। मान लीजिए कंपनी ने एक साल 5 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट किया, ठीक है, दूसरे साल 6 करोड़ का किया, तीसरे साल 7 करोड़ का किया, तो 6, 7, 13 और 5, 18 करोड़ हुआ। तो एवरेज जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 3 साल का, वो निकलेगा 6 करोड़ रुपए। ठीक है, 6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, तो ये हुआ 18 करोड़ रुपीज। ओके। मेथड 3, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 5 गुना। ठीक है, अब मान लो ग्रोस प्रॉफिट 5, 6 और 7 था, लेकिन नेट प्रॉफिट 2, 3 और 4 निकला। 2 करोड़, 3 करोड़, यानी 5 और 4 करोड़, 9 करोड़। तो नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालो तो वो कितना हो गया, 3 करोड़ हुआ। ओके, 9 करोड़ का हमने किया तो वो 3 करोड़ निकला। ठीक है, तो 3 करोड़ का 5 गुना यानी 15 करोड़ हुआ। अब 15, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट भी 15 करोड़ हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी मिला करके 15 करोड़ ही हो रहा है। ओके, तो इक्वल है। ठीक है, दोनों में से जो होगा डन। लेकिन तीसरा मेथड क्या है, कंपनसेशन। अब मान लो की मैन को आप सैलरी दे रहे हो साल की 1 करोड़ रुपया, ठीक है, साल का कंपनसेशन पैकेज उसका 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 10 गुना यानी 10 करोड़ हुआ। राइट, तो कीमैन को 10 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा, 15 करोड़ का नहीं मिलेगा। तो ये कैलकुलेट किया जाता है कि उसे सैलरी कितनी मिल रही है, कंपनसेशन कितना मिल रहा है, कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट। और इन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए और 3 साल में उसका ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, तो ही आप दे सकते हो। राइट, सो तीनों में से कंपनसेशन, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तीनों में से जो सबसे कम है, लिस्ट ऑफ 3 मेथड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल की पर्सन, जितने भी की पर्सन है उसके बीच में उसका बंटवारा किया जाता है। ओके, तो ये कीमैन इंश्योरेंस का कैलकुलेशन है। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस स्पेशल केसेस, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 10 से कम एम्प्लॉइज है, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इंश्योरेंस दिया जाता है। ये स्पेशल केसेस है, राइट, जहाँ पे एम्प्लॉइज 10 से कम है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो नेट प्रॉफिट का 3 साल के नेट प्रॉफिट का 3 गुना ही दिया जा सकता है। ठीक है, अगर 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है तो मैक्सिमम 2 साल के 2 गुना नेट प्रॉफिट का दिया जा सकता है। ठीक है, 2 साल का एवरेज निकाला जाएगा। मान लो कंपनी को 2 साल ही हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 साल का जो नेट प्रॉफिट है वो निकालेंगे। एक साल 8 करोड़ था, एक साल 10 करोड़ था, दोनों का नेट प्रॉफिट एवरेज निकाला तो 9 करोड़ हुआ, तो 9 करोड़ का टू टाइम्स दिया जाएगा, 18 करोड़ तक। ठीक है, अगर एक साल का ही प्रॉफिट लॉस अवेलेबल है तो इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर ही दिया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉइज ऑफ फर्म है, ठीक है, जैसे 10 टाइम्स जो एम्प्लॉइज है, अगर कीमैन जो है वो एम्प्लॉई है ना, एलएलपी होती है कभी कभी, तो 10 टाइम्स ऑफ सैलरी दिया जाएगा, फॉर्म 16 लिया जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ सैलरी अगर फॉर्म प्रॉफिट में है, प्रॉफिट जस्टिफाई करता है तो। अगर लोन बेस्ड केएमआई है, ठीक है, तो 2/3 ऑफ लोन अमाउंट ऑन डायरेक्टर्स लाइफ, जितना भी लोन लिया हुआ है उसका 2/3 ऑफ लोन अमाउंट डायरेक्टर की लाइफ पे दिया जाता है। टर्म जो है लोन की रीपेमेंट पीरियड से ज्यादा समय के लिए नहीं जाती। मान लो 5 साल का लोन पीरियड है तो उससे ज्यादा की टर्म नहीं दे सकते हम। ठीक है, 10 साल का लोन पीरियड है तो उससे ज्यादा की टर्म नहीं दे सकते। ओके, सो ये कीमैन इंश्योरेंस के स्पेशल केसेस है। कीमैन इंश्योरेंस में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जैसे मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 3 साल का ऑडिटेड अकाउंट्स, आईटीआर, बोर्ड रिजोल्यूशन, है ना, जो भी सम एश्योर्ड चाहिए, ऑथोराइज सिग्नेटरी और यूज ऑफ कंपनी सील के साथ बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए। कीमैन क्वेश्चनर लगता है, असाइनमेंट कंसेंट लगता है, ठीक है, सरेंडर और असाइनमेंट पॉलिसी पे। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगी, प्रपोजल फॉर्म 340 यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट केस है इसमें बिजनेस इंश्योरेंस में पार्टनरशिप इंश्योरेंस। तो पार्टनरशिप इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? तो कंपनी में मान लो अब एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है उसकी फैमिली वहां पे उसके साथ बिजनेस करने आएगी, राइट? वो बोलेगी मुझे हिस्सा दे दो, तो कहाँ जाएगा पर्सन? है ना? मान लो लोन लेकर के दोनों पार्टनर्स ने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कहाँ जाएगा? तो ऐसे में पार्टनरशिप इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल विथड्रॉन अपॉन पार्टनर्स डेथ। एक पार्टनर चल बसा, उसकी फैमिली ने हिस्सा मांगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक इंश्योरेंस हो तो बिजनेस को लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें सारे इंश्योरेंस प्लान्स, इंश्योर जो पार्टनर्स हैं वो इंश्योर्ड होने चाहिए। पार्टनरशिप इंश्योरेंस में दो तीन जितने भी पार्टनर हैं सब इक्वली इंश्योर्ड होने चाहिए। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो कैपिटल एज पर लास्ट असेसमेंट, जितना कैपिटल लगाया है प्रोपोर्शनेट गुडविल, यानी 3 साल का नेट प्रॉफिट, कैपिटल प्लस 3 साल का नेट प्रॉफिट कंबाइन किया जाता है। पॉलिसी कंडीशन क्या रहती है कि पॉलिसी अनअसाइंड रहती है, पार्टनरशिप डीड इसके लिए कंपलसरी है, राइट? तीसरा जो केस आता है इसमें आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, है ना? ये सारे एम्प्लॉयर्स, चाहे वो प्रोपराइटरी हो, पार्टनरशिप हो, इवन दो एम्प्लॉयज के साथ क्यों ना हो, उसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन जितना प्रैक्टिस में मैंने देखा है ऑफिस में तो दे देते हैं। ठीक है। सो प्रोपराइटर पार्टनरशिप प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड एनजीओ ट्रस्ट विद मिनिमम 5 एम्प्लॉयज, यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे सकते हैं आप। एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी, शेयर होल्डिंग 51% से कम होनी चाहिए। देखो कभी कभी ऑनर भी एम्प्लॉयर की तरह सैलरी लेता है ना, फॉर्म्स में। तो 51% से कम शेयर होल्डिंग होना चाहिए और फैमिली होल्डिंग 71% से कम होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वहां लगेगा। सारे प्लान्स दे सकते हैं, जबकि कीमैन पार्टनरशिप में सिर्फ टर्म प्लान देते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल असेसमेंट बेस्ड ऑन एम्प्लॉय की इनकम क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस दिया जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की प्रपोजल मेथड, ठीक है, दो प्रकार की होती है। मेथड है अगर एम्प्लॉयर प्रपोज करता है ना, तो फॉर्म 340 लगता है, और आजकल तो आनंदा से भी हो जाता है। और अगर एम्प्लॉय खुद ले रहा है तो 300 का फॉर्म, और बाकी सारे आपको कागज लेने, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर कंफर्मिंग प्रीमियम पेमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, और कोई असाइनमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे हो रहा है तो कंडीशनल असाइनमेंट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है केवाईसी एंड एएमएल। एएमएल यानी होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? गलत तरीके से पैसे को नहीं लेकर के आना है। तो उसके लिए क्लाइंट का आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एक्चुअल होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंड आपको मेंशन करने पड़ते हैं। यदि आप 1 लाख से अधिक का अमाउंट दे रहे हो, वैसे तो अभी 50,000 अबव पे पैन कार्ड कंपलसरी हो गया है, यानी पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आपको फिल करना है, राइट? और सोर्स ऑफ फंड 1 लाख से अबव है तो बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, ये सब आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दो प्रकार के इनकम प्रूफ होते हैं। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ में आपका आता है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ऑडिटेड कंपनी अकाउंट्स, ऑडिटेड फॉर्म अकाउंट्स विद पार्टनरशिप डेट। नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ में आपका सीए सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर लैंड डिटेल, बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट और पासबुक आता है, राइट? सो ये चीजें कंसीडर की जाती हैं। सो दिस आर दी की टेकअवेज जो आपको सीखने थे। यहां तक कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ये पूरा अंडर राइटिंग था। दिस वॉज कंप्लीट अंडर राइटिंग। इसके भी अलावा और भी अंडर राइटिंग में आता है, जैसे ऑक्यूपेशन, लेकिन और भी डीप हो जाता, बट मेरे हिसाब से इतना सीखना मोर देन इनफ है। ऑक्यूपेशन में तो वैसे ही स्पेशल वहां के अंडर राइटिंग लगेंगे ही। बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? केस स्टडी बाकी है, बट यहाँ तक आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए ना। यहाँ तक का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट था। मैम मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम्म। कि कीमैन अगर ऑनर भी ले सकता है, राइट? कीमैन ओनर भी ले सकता है, उसका शेयर होल्डिंग 75% से कम होना चाहिए।
एग्जैक्टली तो मैम क्या यहाँ पर ऑनर ये ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि मैं जब मुझे टर्म प्लान ही मिलना है कीमैन में, तो मैं सेपरेट भी टर्म प्लान ले सकता हूँ, तो मुझे कीमैन की जरूरत क्या? ले सकता है, वो जैसा चाहे वैसे ले सकता है। ऑल राइट, लेकिन हम उसे कीमैन अगर समझाने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे होते हैं मैम जहाँ हम उसे कन्विंस कर देखो सके। कीमैन में क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे ये कीमैन की क्लास नहीं है। राइट कीमैन मैम। में जो भी क्लेम सेटल होता है वो कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होता है। वो पर्सनल लेगा तो वो उसकी फैमिली को जाएगा, वो पूरा टैक्स फ्री जाएगा। कीमैन में जो अमाउंट सेटल होती है वो कंपनी को सेटल होती है, वो कंपनी का इनकम गिना जाता है और कंपनी को उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। राइट, ये फर्क ऑल है। राइट मैम। ओके। और ओके पेमेंट, मैम। और मैडम जी पेमेंट भी तो फिर कंपनी देती होगी ना कि मेन में? बिल्कुल, कीमैन में एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस कम की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। इवन पार्टनरशिप में भी उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी अगर कंपनी पेमेंट देती है तो सेक्शन 37 के तहत उनको ये एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाते हैं। सो वहां पे टैक्स में उनको रिबेट मिलती है। राइट। अनिल कुमार जी, 1 मंथ कोर्स है, पर इतना डाइजेस्ट कर लिया ना तो ये आपके LIC बिजनेस के लिए मोर देन इनफ है। अंडर राइटिंग में इतना डाइजेस्ट कर लिया यानी आपका कोई चेक लगभग वापस नहीं आएगा, पार्टी को रिफंड नहीं दिलवाना पड़ेगा। क्या बोलते हो? बिल्कुल, प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस में तो चाहिए। मैडम जी बिजनेस इंश्योरेंस में कोई भी ऐसा इंश्योरेंस नहीं है कि जिसमें कंपनी पेमेंट करे और मेचुरिटी जो मिले एम्प्लॉयर को या जिसको भी मिले तो उसको हम्म, टैक्स फ्री मिले, ऐसा कोई क्लास नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। बिजनेस इंश्योरेंस में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में देते हैं वो टैक्स फ्री आ सकता है। कैसे आएगा मैडम, क्योंकि पेमेंट तो कंपनी पे कर रही है, तो भले तो कंपनी पे कंपनी कर तो। रही है, वहां 1010D है ना। और अच्छा। उसमें भी एक रूल लगाया हुआ है ना कि वो 5 साल या 7 साल का असाइनमेंट करती है, बाद में तो वो जब भी डेथ क्लेम या मैच्योरिटी आया तो वो एम्प्लॉय ले लेगा, वो एम्प्लॉयर रिटेंशन के लिए ली जाती है ना। अच्छा। तो अधिकतर तो कंपनी में खुद ही है ना, एम्प्लॉयर ही खुद ही मालिक होते हैं 90% हाँ तो कंपनी में। हाँ तो भले होते हैं 90% कंपनी में, वो भले मालिक होते हैं, लेकिन उसमें भी शेयरिंग देखा जाता है ना। वो देता है ना, वो बोर्ड ऑफ रिजर्वेशन करके और वो सब बना देते हैं, अगर इंश्योरेंस लेना है यस। तो उस समय के लिए बना देंगे। हाँ तो जो जो पेपर्स बोलते हैं वैसे काम होगा। बाद में भले लेकिन फिर वो चेंज कर लें। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो क्लेम वगैरह जो भी आएगा वो टैक्स फ्री आएगा, वो कंपनी की ठीक है। इनकम नहीं है। लेकिन बिजनेस इंश्योरेंस में जो क्लेम यानी कीमैन में जो क्लेम आते हैं पार्टनरशिप में वो टैक्सेबल है, वो कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। उसमें देखो वो पॉलिसी इशू ही उसके नाम पे हो रही है, एम्प्लॉय के नाम पे हो रही है, कंपनी के नाम पे नहीं हो बराबर। रही है। कंपनी के सिर्फ डॉक्यूमेंट है और कंपनी सिर्फ टैक्स बेनिफिट यस, ले रही है। यस, यस, एज अ एक्सपेंसेस। ओके, थैंक यू। ओके। यस। ओके, चलिए अभी केस स्टडी पे आए। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। लेकिन पिक्चर अबव एक्सपेक्टेशन थी कि बिलो एक्सपेक्टेशन थी आपके लिए? पिक्चर 2 दिन की अबव एक्सपेक्टेशन थी कि बिलो एक्सपेक्टेशन थी? लिखेंगे, चैट बॉक्स बंद नहीं है, शायद चैट बॉक्स चल रहा है मेरा। ये 2 दिन की जगह 4 दिन की हो सकती थी, तो आराम से समझ लेकिन में आ। 4 दिन की रखते हैं ना तो लोग चार्जेस उतने पे नहीं करते, क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि हुआ है नहीं, एक्चुअली ये बहुत डीप सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली
ये डीप सब्जेक्ट है तो 4 दिन मतलब कंपलसरी, भले ही वो फीस डबल हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको क्या नहीं, लेकिन फीस के समय सबको फीस ही दिखाई देती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ये 4 नहीं, ये 10 दिन का कोर्स हो सकता है अगर पूरा अंडर राइटिंग में पढ़ाने बैठूं तो, हाँ। जितना मैंने स्टडी किया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। चलिए केस स्टडी नहीं, देखते बहुत हैं कि, बहुत डीप। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोल लीजिए आप, नहीं, मैं तो बोल ये लीजिए। बोल रहा था कि आपने बहुत डीप स्टडी कर रखी है आपने, तो मतलब हमको तो 1% भी नॉलेज नहीं है। आप भी धीरे धीरे नॉलेजेबल हो जाएंगे, संगत का असर आएगा। चलो, चलिए मिस्टर राजेश से मिलते हैं। मिस्टर राजेश एक आइडियल कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 32 साल की है ना। अब ये केस से आप लोग पहले मुझे बताना कि ये किस कैटेगरी में होगा मेडिकल अंडरराइटिंग में, राइट। मिस्टर राजेश 32 साल के हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी प्रोफेशनल हो गए। एजुकेशन बीटेक ग्रेजुएट है, यानी ये प्रोफेशनल हो गई। इनकम 12 लाख से अधिक की है। रेप्यूटेड आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और 3 साल से जॉब कर रहे हैं। हेल्थ एक्सलेंट है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। लाइफस्टाइल इनकी नॉन स्मोकर है, डेली एक्सरसाइज करते हैं, फैमिली मैरिड है और एक बच्चा है, राइट। अब ये कौन से केस में आएंगे? नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में आएंगे, जनरल में आएंगे या स्पेशल में आएंगे? बताओ, प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे नॉन वो मेडिकल तीन, प्रीफर्ड में आएंगे। जी बिल्कुल, ये आएंगे नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में। क्यों? क्योंकि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल नहीं लिखना, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, स्पेशल, जनरल आइडेंटिफाई करके लिखना है, तभी तो प्रैक्टिस होगी, राइट। क्यों नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में आएंगे? क्योंकि देखिए इनकी जो एज, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी प्रोफेशनल हो गए, 10 लाख से ऊपर का पैकेज है, तो ये नॉन मेडिकल प्रेफर्ड है, ठीक है। इसीलिए ये नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में आएंगे। ओके, अब मैक्सिमम इंश्योरेंस इनको कितना दे पाएंगे अपने, इनकी खुद की इनकम पे? अगर सेविंग प्लान खरीदना है, मान लो ये केस आ गया हाँ, आपके पास, 35 मैक्सिमम, गुना तक दे सकते हैं ना। हाँ, 35 × 12 खुद की इनकम पे 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। और अगर टर्म प्लान खरीदना हो तो 25 × 12 यानी 3 करोड़ तक 12। का हम इन्हें दे सकते हैं, राइट। क्लियर? यस। लास्ट में दोनों ही क्लब होगा, यानी टर्म प्लान मिला करके टर्म प्लान मैक्सिमम 3 करोड़, और बाकी का जो 1 करोड़ 20 लाख बचा है सेविंग प्लान हम दे पाएंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से केस स्टडी होती है ना। तो इनिशियल मीटिंग हम इनके साथ करेंगे, ठीक है। हम इनसे ऑक्यूपेशन पूछा है, इनकम, इंश्योरेंस नीड, है ना। राजेश जी को 50 लाख का कवरेज चाहिए था, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अपने ने सारे लिए, मेडिकल असेसमेंट करवाई, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड है, ठीक है, इसलिए पॉलिसी अप्रूव हो गई। ओके, क्यों? क्योंकि देखो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट अबव था। एम्प्लॉयमेंट, ये स्टेबल जॉब थी, रेप्यूटेड कंपनी में थी, वेरीफाइड इनकम थी, हेल्थ भी ठीक था, और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थे। केस नंबर 2, मिस प्रिया। प्रिया शर्मा जो है एक होम मेकर है, जिनकी उम्र 35 साल है, 35 ईयर्स है। एजुकेशन इन्होंने एमबीए किया हुआ है। खुद की इनकम इनकी कुछ नहीं है। हस्बैंड एक बिजनेस ओनर है जिनकी इनकम 15 लाख रुपए है। हेल्थ अच्छी है इनकी, है ना। सिजेरियन किया हुआ है 2 साल पहले। लाइफस्टाइल नॉन स्मोकर, हेल्थ कॉन्शियस है। फैमिली में 2 बच्चे, 5 साल और 8 साल है। अब ये किस कैटेगरी में आएंगे? मेडिकल और फाइनेंशियल दोनों बताओ। मेडिकल में ये किस कैटेगरी में आएंगी? वो कैटेगरी में आएगी ना मैडम। वो फाइनेंशियल हो गया। मेडिकल में ये आएंगी नॉन मेडिकल जनरल में, राइट। 35 साल की उम्र है। नॉन मेडिकल जनरल में 20 लाख तक का बीमा हम इनको बिना किसी मेडिकल के, यानी सिर्फ एफएमआर के साथ दे पाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में हम इन्हें 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। B1 कैटेगरी में आएंगी। किस कैटेगरी में? B1, हाउस वाइफ, ग्रेजुएट एंड अबव। ओके, हाँ जी। 1 करोड़ तक दे पाएंगे, हस्बैंड मैचिंग इंश्योरेंस तक, ठीक है।
हस्बैंड मैचिंग इंश्योरेंस तक 1 CR तक आप दे सकते हैं, जिसमें टर्म प्लान भी हो सकता है, टर्म राइडर भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन टर्म प्लान कितना दे पाएंगे? हस्बैंड का जो भी टर्म प्लान होगा, चाहे प्राइवेट से कुछ ना हो, उसका 50% तक। अब मान लो 1 करोड़ का हम इनको मैक्सिमम दे सकते हैं, 1 करोड़ का टर्म प्लान रखा, लेकिन हस्बैंड का 1 करोड़ का टर्म प्लान नहीं है, नहीं मिलेगा। 2 करोड़ का होगा तभी इनको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है अब? आपके साथ साथ मेरे भी रिवीजन हो रहे हैं, है ना? तो देखो, कैटेगरी असेसमेंट जितना मैंने देखो याद शक्ति के अकॉर्डिंग बोला, फिलहाल फिलहाल तो प्रैक्टिस हुई है इसलिए। B1 कैटेगरी में ग्रेजुएट होम मेकर विदाउट इनकम हुआ, मैक्सिमम कवरेज 1 करोड़ TRS, सब्जेक्ट टू मैचिंग हस्बैंड इंश्योरेंस, राइट? हस्बैंड का इंश्योरेंस इक्विवेलेंट और हायर इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना? उनकी इनकम सपोर्ट करनी चाहिए प्रीमियम को। और मेडिकल हिस्ट्री सी सेक्शन 2 साल पहले हो चुका है, तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा कहीं पे भी, तो विदाउट कॉम्प्लिकेशन नो एक्स्ट्रा प्रीमियम के प्रिया जी ले सकती है इंश्योरेंस, राइट? एजुकेशनल प्रूफ आपको लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, हस्बैंड का कवरेज लेना पड़ेगा, इनकम वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी हस्बैंड की, और मेडिकल हिस्ट्री फिलहाल 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तीसरा केस है मिस्टर मीत अमित पटेल का। मिस्टर मीत जो है 45 ईयर ओल्ड है, एक बिजनेस ओनर है, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है। 25 लाख रुपए इनकी एनुअल इनकम है, 45 साल एज है, 25 लाख रुपए एनुअल इनकम है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म है 10 साल से। हेल्थ माइल्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, जो मेडिकेशन से कंट्रोल होती है। लाइफस्टाइल सोशल ड्रिंकर है, कोई स्मोकिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस 3 लाख का है फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी, राइट? अब इसमें मेडिकल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 100%। आएगा 100% है ना? तो इनकम क्या? वेरिफिकेशन चैलेंज, पहले तो 3 साल के ITR लिए जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी, है ना? वो नॉन मेडिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, फुल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। एक तो BP के लिए, और उन्होंने जो ड्रिंकिंग मेंशन की है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी केस जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल असेसमेंट भी होगा। अब 45 साल की एज को 25 टाइम्स यहाँ पे इंश्योरेंस दे सकते हैं, तो उनकी इनकम 25 लाख है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25 करोगे 6 करोड़ 25 लाख तक आप इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हो, जिसमें से 30 लाख रुपए एग्जिस्टिंग है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, यानी 5 करोड़ 95 लाख रुपए तक का प्रपोजल हम इनका रख सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी? स्पेशल रिपोर्ट, है ना, क्योंकि हाइपरटेंशन है और सोशल ड्रिंकिंग भी है, ठीक है। अब क्रिटिकल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं अमित जी के लिए? कैन यू प्रोवाइड ITR ऑफ 3 years? डू यू हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशिएशन? एनी बिजनेस लोन और लायबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस पर्सन है, राइट? मेडिकल डिटेल्स, व्हेन वाज हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड, what medication and doses are there, recent BP readings are what, any other health concern, family history of heart disease, तो ये कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, राइट? ये तीसरा केस था। केस नंबर 4, मीट अनन्या, है ना, मीट अनन्या रेड्डी। अनन्या रेड्डी इज यंग प्रोफेशनल, शी इज 28 year old and occupation is doctor, MBBS, एजुकेशन मेडिकल ग्रेजुएट है, इनकम 8 lakhs एनुअली है, एम्प्लॉयर प्राइवेट हॉस्पिटल, 2 साल की सर्विस है, हेल्थ एक्सेलेंट हेल्थ है, वेरी फिट, लाइफस्टाइल नॉन स्मोकर, योगा प्रैक्टिशनर है, और 1 करोड़ के टर्म प्लान की ये मांग कर रही है। इन्हें 1 करोड़ का टर्म प्लान मिलेगा? मिल जाएगा मैडम। मिल जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि 8 लाख की इनकम है, 35 टाइम्स आप दे सकते हो, है ना? सो यहाँ पे नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में तो नहीं आएगा, 8 लाख इनकम है तो नॉन मेडिकल स्पेशल में आएगा। ओके, हाँ, नॉन मेडिकल स्पेशल में आएगा। इनकम मल्टीप्लाइड बाय 35 टाइम्स आप इंश्योरेंस दे सकते हो, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, और टर्म प्लान ले रहे हैं तो मेडिकल करवाना पड़ेगा, राइट? अगर टर्म प्लान नहीं होता तो नॉन मेडिकल स्पेशल में नॉन 50 मेडिकल lakhs में तक 50 lakhs तक इंश्योरेंस निकल जाता, राइट?
सेविंग प्लान्स में या यूलिप प्लान्स में। नेक्स्ट केस मिस्टर विक्रम सिंह। मिस्टर विक्रम सिंह एक स्टूडेंट है जो 22 साल उनकी उम्र है, एमबीए स्टूडेंट है, बीकॉम कंप्लीट किया है, करंटली ये एमबीए परस्यू कर रहे हैं, खुद की इनकम कुछ भी नहीं है, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 10 लाख एनुअल इनकम है, और फादर का इंश्योरेंस 40 लैक्स है टोटल कवरेज, हेल्थ एक्सलेंट है, ठीक है। और इनके लिए 30 लाख का प्रपोजल इनके फादर सोच रहे ले लो, मिल जाएगा? मिल जाएगा मैडम। मिल जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 3 लाख, अब 30 लाख है। अब इसमें मेडिकल आएगा कि नहीं? लगा मेडिकल सकता अंडर हूँ। राइटिंग क्या बोलता है? नहीं आएगा, नहीं मेडिकल आई थिंक नहीं आएगा। एफएमआर होगा, ठीक है। फॉर्मल मेडिकल आएगा, यानी हाइट वेट वाला वीडियो एमईआर या एफएमआर आएगा, स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं आएंगे, राइट। सो ये केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 लाख तक की है। मेजर स्टूडेंट के केस में 50 लाख तक मैचिंग इंश्योरेंस नहीं देखा जाता। ओके, 25 लाख तक विदाउट वीडियो एमईआर और 30 लाख तक विद वीडियो एमईआर केस पास हो जाता है, राइट। सो विक्रम जो है ये स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। स्टूडेंट की मैचिंग इंश्योरेंस 50 लाख तक की होती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो आपको कॉलेज आईडी, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर एग्जाम रिजल्ट एंड पेरेंट्स इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। और पेरेंट्स का कंसेंट भी देना पड़ेगा कि वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करते हैं, राइट। सो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे इस केस के लिए? एजुकेशनल स्टेटस, पेरेंट्स इंश्योरेंस, इनकम एडिक्वेसी एंड फ्यूचर प्लस, राइट। नेक्स्ट केस मिस्टर दीपक वर्मा। दीपक वर्मा जी जो हैं वो 50 साल उनकी उम्र है, और ये हमारे देश के सबसे नोबल प्रोफेशन यानी फार्मर, किसान है जो हमें खाना खिलाते हैं, राइट। इनका ऑक्यूपेशन है किसान का, 10वीं पास है, एग्रीकल्चर इनकम है, जमीन 10 एकड़ की है, हेल्थ अच्छी रहती है, ओकेजनल बैक पेन रहता है, लाइफस्टाइल नॉन स्मोकर है, फिजिकली एक्टिव है, और 20 लाख का कवरेज चाहते हैं। अब इस केस में क्या होगा? इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं? पहली बात, मिल जाएगा, इसमें मैडम तहसीलदार इनकम नहीं से बताई अप्रूवल कि लेना कितनी। होगा। इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन मेडिकल करवाना पड़ेगा, राइट। सो इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? तहसीलदार का सर्टिफिकेट 3 साल के और 7 बार का उतारा, राइट। एज प्रूफ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसान है, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी हो सकता है। अगर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ हुआ तो आप मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65, 15 साल का ही पॉलिसी टर्म दे पाएंगे, 6 लाख की इंश्योरेंस दे पाएंगे, और 1.5 रुपया पर 1000 सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा चार्ज हो, राइट। मेडिकल एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में टर्म प्लान के, टर्म राइडर के रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वेर द डिफरेंट केसेस ऑफ अवर अंडरराइटिंग क्लास। आई थिंक इन केसेस से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any question from your side, you can ask me. Okay, this was complete underwriting. जितना एक एडवाइजर को आना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे